Hello friends, welcome to my channel Enhanced Study. Today I will cover The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. Before starting this video, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री की समरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा W.B. Yeats के बारे में जान लेते हैं। W.B. Yeats was born in Dublin in 1865. His father, John Butler, was a painter, and Yeats received his early education in London but later shifted to Dublin, where he studied art for about 3 years. He did not receive formal education at any university, and he founded the Irish Literary Society in 1891 and responsible some years later for the Irish Literary Theatre. He was given the Nobel Prize for Literature in 1923 and he was married in 1917 and he was died in 1939. तो ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट W.B. Yeats. अब जान लेते हैं इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। तो सबसे पहला पॉइंट है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज वन ऑफ द W.B. Yeats मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिक्स इन हिज अर्ली पोइट्री। जो ये लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है W.B. Yeats की जो स्टार्टिंग की जो पोइट्री है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस लिरिक मानी जाती है। इट वॉज कंपोज्ड इन लंदन इन 1890। ये 1890 लंदन में कंपोज की गई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन कॉल्ड द नेशनल ऑब्जर्वर। ये जो पोएम है वो नेशनल ऑब्जर्वर नाम की एक मैगजीन में पब्लिश करवाई गई थी। एंड देन इन इट्स पोएट्रिक वॉल्यूम द रोज इन 1893। इसके बाद जो ईट्स का ही पोएट्रिक वॉल्यूम है जिसका नाम है द रोज, जो कि 1893 में पब्लिश हुई थी, उसमें इस बुक को भी पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम को पब्लिश करवाया गया था। In his boyhood days, he was greatly influenced by the peaceful atmosphere of the Lake Isle of Innisfree, which was an island in the Lough country, Sligo Island. यहाँ पर W.B. Yeats अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि ये बचपन के दिनों में वो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जो कि एक आइलैंड है लफ कंट्री स्लिंगो आइलैंड में स्थित है, वहाँ के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और इसी वजह से उन्होंने ये पोएम को लिखा है। तो ये था द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आइए बढ़ते हैं पोएम की ओर और उसकी समरी को कवर करते हैं। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं जिससे इस पोएम को समझने में हमें आसानी होगी। कि जैसा कि जब ये पोएम लिखी गई थी उस समय W.B. Yeats लंदन में रह रहे थे, जबकि उनका जो बचपन था वो आयरलैंड में व्यतीत हुआ था। लंदन आने से पहले उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे जो ये सोच कर आए थे लंदन कि वहाँ पर आकर वहाँ की जो लाइफ को एक अच्छी तरीके से जीऊँगा, वहाँ की लाइफ बहुत ही अच्छी है, सुख और शांति मुझे वहाँ पर मिलेगी। लेकिन लंदन आने पर उन्हें ऐसा महसूस किया कि यहाँ की जो लाइफ है बहुत ही दुख भरी है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो सिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शोर शराबे वाला है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ऊब चुके थे और उन्हें अपने देश आयरलैंड की याद सताने लगी थी। वो स्वयं से ही कहते हैं और पूछते भी हैं कि जब मैं यहाँ लंदन आने के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे विचार थे कि वहाँ लंदन आकर मैं अपने जीवन को एक नई दिशा
की ओर ले जाऊंगा और वहाँ पर मुझे सुख और शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी यहाँ पर आके नहीं मिला। इसलिए जो मेरे विचार थे लंदन आने के वो सारे मूर्खतापूर्ण थे। अब मैं उन विचारों को त्याग कर बाहर निकलूंगा और अपनी जो मातृभूमि है आयरलैंड वहाँ पर वापस जाऊंगा। इसके बाद ये पोएम स्टार्ट होती है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। इस लाइन का मतलब है कि अब मैं इनिसफ्री नामक जो आइलैंड है वहाँ पर जाऊंगा। जो इनिसफ्री आइलैंड है वो आयरलैंड के स्लिंगो नामक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लफ गिल नामक झील में स्थित है, तो वहाँ पर ये जाने की बात करते हैं। और आगे कहते हैं, एंड ए स्मॉल कैबिन विल देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड। और आगे कहते हैं कवि कि वहाँ पर जाकर मैं एक छोटी सी स्मॉल केबिन, एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। कुटिया जो कि लकड़ियों से बनाई जाएगी तथा उस पर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड, और उस पर जो मिट्टी का मैं लेप लगाऊंगा। आगे कहते हैं, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर एंड हाई फॉर द हनी बी। आगे पोइट्स कहते हैं कि उस कुटिया के सामने मैं बीन नामक पौधों की 9 पंक्तियों को लगाऊंगा और वहीं पास में ही मैं मधुमक्खियों को छत्ता भी लगाऊंगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब है, एंड लिव अलोन इन अ बी लाउड ग्लेड एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर द पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो सबसे पहले एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, इन लाइन का मतलब समझ लेते हैं। कवि कहता है कि फिर मैं वहाँ पर बी लाउड ग्लेड यानी मधुमक्खियों की जो गुनगुनाहट से भरे उस खुले मैदान में, आई विल लिव अलोन, वहाँ पर मैं एकांत यानी शांतिपूर्ण अकेले रहूँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर द पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी क्योंकि उस स्थान पर जो शांति है वो धीरे धीरे बरसती है। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, इस लाइन का मतलब है कि वहाँ पर जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट लाइन है, द ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। इस लाइन का मतलब है कि वहाँ पर जो सूर्य की जो मॉर्निंग, द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग यानी जो सुबह की जो देवी हैं जिनको हम अरोरा के नाम से जानते हैं, उनके घूंघट से बरसकर उस भूमि पर उतरती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और जहाँ पर झींगुर सारी रात गाना गाते हैं। तो ये थी इन लाइनों का मतलब। अब आगे नेक्स्ट लाइन को कवर कर, देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर एंड नून पर्पल ग्लो। इस लाइन का मतलब है कि अर्ध रात के समय उस स्थान का जो वातावरण होता है बहुत ही ग्लीमर होता है, बहुत ही चमकदार होता है, बहुत ही प्रकाशित होता है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, इस लाइन का मतलब है कि जब उस वातावरण में दोपहर के समय, नून मीन्स दोपहर के समय, जब उस टापू पर आइलैंड पर की भूमि पर सूर्य की जब धूप के पीले तथा झीले जल के नीले रंग का मिश्रण बनता है तो उसका कलर एक पर्पल की तरह ग्लो करने लगता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और वहीं पर सूर्यास्त के समय यानी इवनिंग के समय वह स्थान लिनेट नामक जो एक चिड़िया होती है उसकी आवाज़ से भर जाता है। आगे की लाइनें कभी कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर द ऑलवेज नाइट एंड डे। आगे कहता है कि लंदन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए जो मेरे विचार थे, मूर्खतापूर्ण मेरे विचार थे, वो सब मैं छोड़कर मैं अवश्य ही इनिसफ्री नामक आइलैंड में जाऊंगा। वहाँ पर मैं दिन और रात व्यतीत करूंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। इस लाइन का मतलब है कि वहाँ पर मुझे झील तट पर जो पड़ी चट्टानों को धीमी धीमी आवाज़ से जो चरने वाली झील की लहरों की ध्वनि हमेशा ही सुनाई पड़ती है। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो चट्टानें हैं वहाँ पर जो वाटर की
पानी की जब वो बूंदें गिरती हैं तो उससे एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, उस आवाज़ को मैं वहाँ पर सुनूंगा। While I stand on the roadway or on the pavement with grey, I hear it in the deep hearts को। इन दोनों लाइनों का मतलब है, कभी कहता है कि चाहे मैं सड़क पर खड़ा रहूं, while I stand on the roadway यानी चाहे मैं सड़क पर खड़ा रहूं, अथवा फुटपाथ पर, ऑन द पेवमेंट ग्रे यानी स्लेटी रंग की फुटपाथ पर खड़ा रहूं, मुझे हर जगह झील की लहरों की वो धीमी धीमी आवाज़ हृदय के जो मेरे भीतरी भाग में सुनाई पड़ती ही रहेंगी। तो ये थी लेक आइल ऑफ द इनिस्प्री पोएम की समरी, जिसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से कवर की है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।